हेलो साथियों, 2 सितंबर की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो 2 सितंबर को विभिन्न टॉपिक हुए हैं उसके बारे में बात करें। चलो शुरू करते हैं। प्रोफेसर अनंत नारायण गोपालाकृष्णन को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एससीसी ने अनंत नारायण गोपालाकृष्णन को नियुक्त किया है और जो एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पहले सहयोगी प्रोफेसर थे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालीन सदस्य ये बने हैं और इनका पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल तक अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक पद पर बने रहेंगे। तो प्रोफेसर अनंत नारायण गोपालाकृष्णन को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति एससीसी ने इसको नियुक्त किया, जो पहले एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के सहयोगी प्रोफेसर के रूप में कार्य ये कर रहे थे। आगे बात करते हैं स्टैटिक जीके सेबी के बारे में। तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। माधवी पुरी बूथ वर्तमान में इसके अध्यक्ष है और ये भारतीय प्रतिभूतियों और कमोडिटी मार्केटिंग के लिए एक नियामक निकाय की तरह कार्य करता है, जो वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में कार्य करता है। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष वर्तमान में माधवी पुरी बुच है और ये भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी मार्केटिंग के लिए एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करती है और वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। आगे बात करते हैं सरकार के अन्य महत्वपूर्ण संस्थान। तो स्टैटिक जीके भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम देख लेते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार भारत का ये एक केंद्रीय बैंक है और एक नियामक निकाय है। भारतीय रुपये के नियंत्रण, उसको जारी करने और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए भी आरबीआई जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। मुद्रा भारतीय रुपया, संस्थापक ब्रिटिश राज में होता। स्वामित्व वर्तमान में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, ध्यान रखें, और वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। आगे बात करते हैं बीमा नियामक और प्राधिकरण इरडा के बारे में स्टैटिक जीके। तो भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और लाइसेंस देना इसका उद्देश्य है। वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में ये आती है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। क्षेत्र इसका बीमा है, मुख्यालय हैदराबाद में है और प्रकार एक सांविधिक निगम है और देवाशीष पांडे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा की स्थापना कब होती है? 1999 में होती है। 1999 में स्थापना होती है और मुख्यालय हैदराबाद में है और प्रकार सांविधिक निगम है और देवाशीष पांडे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं स्टैटिक जीके नाबार्ड के बारे में। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। मुख्यालय इसका मुंबई भारत में है और स्वामित्व वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। उद्देश्य इसके तो कृषि विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, क्रेडिट योजना चलाना, साथ में ही ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण और शीर्ष सहकारी बैंकों का भी पर्यवेक्षण करना इसका उद्देश्य है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है और मुंबई में इसका मुख्यालय है। आगे बात करते हैं सितंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाएगा। तो हर साल सितंबर के पहले सप्ताह यानी कि 1 सितंबर से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कहलाता है और इसमें स्वस्थ खाने की आदतों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल इस दिवस को मनाया जाता है और इस साल की थीम सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स के साथ इसको मनाया गया है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक इसका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह विभिन्न वर्गों में जागरूकता बढ़ाने, स्वस्थ खाने के बारे में आदतें बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर इस साल की थीम है सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। आगे देखते हैं सितंबर के अन्य महत्वपूर्ण दिन में जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एक वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया, जो देश भर में छात्र इस स्कूल में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ये शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बना देगा और ये मंच 2 विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठनों गूगल और स्कूल नेट इंडिया के द्वारा ये इंपॉर्टेंट है, गूगल और स्कूल नेट इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया था और शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त भी ये करवाएंगे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका शुभारंभ किया और पहले वर्चुअल स्कूल देश भर के छात्र इसमें प्रवेश के पात्र होंगे। गूगल और स्कूल नेट इंडिया के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं स्टैटिक जीके वर्तमान में मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। नई दिल्ली 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के रूप में शामिल हुई। केंद्र शासित प्रदेश 1956 बना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को 1 नवंबर 1992 में से घोषित किया गया था। आगे बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एशिया का नोबेल पुरस्कार 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 इन 4 लोगों को दिया गया। सोतियारा छिम, बर्नाडेट जे, तदाशी हटोरी और गेरी बेंचेगी को ये पुरस्कार दिया गया है। सोतियारा छिम कंबोडिया से है, जो एक मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता है। बर्नाडेट जे मैड्रिड फिलीपींस से बाल अधिकार योद्धा हैं। तदाशी हटोरी जापान से और एक दृष्टि बचाने वाले मानवतावादी हैं। और गेरी बेंचेगी इंडोनेशिया से प्लास्टिक प्रदूषण विरोधी योद्धा हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4 नाम आप ध्यान रखें। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। सोतियारा छिम, बर्नाडेट जे,
तदासी हटोरी और गैरी बेंचेगिव ये प्रमुख लोग हैं जिनको ये 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 मिला है। इसके बारे में बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। तो प्रथम पुरस्कार 1958 में दिया गया। इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा। देश कौन सा है? फिलीपींस, जहाँ से इसको दिया जाता है। कार्य क्षेत्र जिसके लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है तो सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, लोक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला और शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरता हुआ नेतृत्व के लिए इसको प्रदान किया जाता है। आगे बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोगन पेंटिंग जो वर्तमान में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और वर्तमान में गुजरात के सिर्फ एक परिवार के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। तो ये रोगन पेंटिंग गुजरात से जुड़ी हुई है। अब गुजरात के कच्छ में केवल एक परिवार द्वारा इसका अभ्यास किया जा रहा है। कपड़ा छपाई की एक कला जो पूरे गुजरात में प्रचलित है। 20वीं सदी के अंत में शिल्प लगभग समाप्त हो गया है। लगभग 2 दिनों तक अरंडी के तेल को उबालकर और फिर वेजिटेबल पिगमेंट और एक बाइंडिंग एजेंट मिलाकर रोगन पेंट तैयार किया जाता है। उसके बाद इसकी ये आकृति बनाई जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रोगन पेंटिंग कहाँ की फेमस थी? गुजरात की थी और 20वीं सदी के अंत में ये पूरी तरह से समाप्त हो गई और वर्तमान में इसको गुजरात के कच्छ से सिर्फ एक परिवार चला रहा है। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी।